The Hindu editorial, 20th June 2022. Monsoon jitters. Episodes of drought in India happen when the monsoon fails in July and August. जिटर्स का मतलब है जो घबराहट हो जाती है अंदर ही अंदर मॉनसून के बारे में कि मॉनसून ठीक से आएगा कि नहीं आएगा। भारत में सूखे के जो एपिसोड्स यानी जो उसके जो घटनाएं हैं वो तब होती हैं जब मॉनसून जुलाई और अगस्त में फेल हो जाता है। The monsoon landed early in Kerala, 3 days ahead of the normal date of June 1. मॉनसून केरला में जल्दी लैंड कर गया। नॉर्मल डेट जो थी जून 1 की, उस सामान्य तारीख से 3 दिन पहले या 3 दिन आगे ahead. The journey upward of its western branch has since then been timely but lacking in vigor. तब से जो यात्रा है उसकी पश्चिमी ब्रांच की मॉनसून के, वो तब से समय के अनुसार तो रही है लेकिन उसमें जोश नहीं है, उतना जोश की कमी है। The latest IMD figures suggest that the monsoon is running an 8% deficit. बिल्कुल हाल की जो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फिगर्स हैं, आंकड़े, वो ये सुझाते हैं कि मॉनसून 8% डेफिसिट पे रन कर रहा है, यानी जितना आना चाहिए था उसका केवल 92% मॉनसून अभी आया है। Central India, which has the largest swath of land dependent on rain fed agriculture, has only got for 52% of the rain that is due. केंद्रीय भारत, जिसके पास सबसे बड़ा जमीन का हिस्सा है जो कि बारिश के द्वारा पोषित कृषि पर निर्भर करता है, उसने केवल 52% बारिश प्राप्त की है जितनी ड्यू थी उसके मुकाबले में। द सदर्न पेनिनसुला हैज़ अ 22% डेफिसिट। जो दक्षिणी हमारा पेनिनसुला है उसके पास एक 22% का डेफिसिट है, यानी कि वहाँ पे 88% बारिश ही हुई है जो अपेक्षित बारिश होती है उसके मुकाबले में। Only India's east and northeastern parts are battling the diametrically opposite problem of too much rain, with floods in Assam and Meghalaya submerging entire villages. केवल भारत के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग हैं वो युद्ध कर रहे हैं इसके ठीक विपरीत मुश्किल के साथ कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। आसाम और मेघालय में बाढ़ आ रही हैं और पूरे पूरे गांव उसमें डूब जा रहे हैं। The northwest of India, where the monsoon is yet to arrive and reeling under a series of heat waves, is battling a rainfall deficit of 33%. भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जहाँ पर मानसून अभी आएगा, अभी आया नहीं है, और वो एक हीट वेव के यानी गर्मी की लू के लगातार एक के बाद एक थपेड़ों से के अंतर्गत जो है परेशान हो रहा है और इस बैटलिंग रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 33%, और वो युद्ध कर रहा है एक रेनफॉल की कमी से जो 33% की कमी है। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जितनी बारिश अभी तक आनी चाहिए थी उसके मुकाबले में केवल 67% बारिश ही अभी तक आई है। द मानसून रेनफॉल इज क्रिटिकल टू खरीफ सोइंग एंड सो अ फॉल्टरिंग जून has raised concerns in several quarters. मानसून की जो बारिश है वो बहुत ही ज़रूरी होती है खरीफ के बुआई के लिए, और इसलिए अगर जून में बारिश फॉल्टर करती है यानी कि उसमें कोई कमी आ जाती है निर्धारित सीमा से, वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से चिंताएं उठ के खड़ी हो गई हैं कई जगह पे।
However, there is little to be worried about at this juncture. लेकिन बहरहाल इस समय पर चिंता की बात बहुत कम है. June rainfall, particularly in the first fortnight, is historically patchy and contributes less than 18% of the monsoon rainfall. जून में जो बारिश आती है, खास तौर पे जो पहले 15 दिन में जो आती है, ऐतिहासिक रूप से वो कम आती है और कभी आती है कभी नहीं आती है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है, और उसका योगदान पूरे मानसून रेनफॉल के केवल 18% का योगदान है, इसलिए परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है. Meteorologists maintain that there is no correlation of the timing and the advent of the monsoon rainfall with its eventual performance. जो भारत के जो मौसम विशेषज्ञ हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं, इस बात पे कायम हैं कि मॉनसून के समय और मॉनसून कब आता है उसका कोई भी रिश्ता इस बात से नहीं होता कि आखिरकार उसका प्रदर्शन कैसे होगा. Because of the large variance inherent in June rainfall, the IMD has historically chosen not to issue forecasts for the month, unlike for July and August. क्योंकि जून के रेनफॉल में इतना ज़्यादा विविधता रहती है, जो उसमें निहित रहती है, आईएमडी ने ऐतिहासिक रूप से ये चुना है कि वो जून के महीने के लिए कोई भी फोरकास्ट इशू नहीं करता है, जैसा कि वो जुलाई और अगस्त में करता है. उसके ठीक विपरीत वो जून में कोई भी फोरकास्ट इशू नहीं करता, जारी नहीं करता. The latter two are considered the key monsoon months and responsible for supplying nearly two-thirds of the monsoon rains. जो आखिरी 2 महीने हैं यानी जुलाई और अगस्त, वो ये माने जाते हैं कि वो मुख्य मानसून के महीने हैं और वही जिम्मेदार हैं करीब करीब 2/3 मानसून की बारिश सप्लाई करने के लिए. Episodes of drought in India and those that are linked to agricultural failures are when the monsoon fails in these 2 months. जो सूखे के इवेंट्स जो सूखे के इवेंट्स आते हैं भारत में, वो तब आते हैं, और जो कि एग्रीकल्चर फेलियर के साथ जुड़े हुए सूखे के जो इवेंट्स होते हैं, वो तब होते हैं जब मानसून इन 2 महीनों में फेल हो जाता है. In fact, the real worry that lingers over the horizon is rainfall in July and August. असल में जो सचमुच की जो चिंता है, जो कि मंडरा रही है, जो मंडराती है क्षितिज के आसपास, वो ये है कि बारिश जुलाई और अगस्त में कितनी होती है. On May 31, as part of its updated forecast, the IMD gave an optimistic picture. मई 31 को अपने अपडेटेड फोरकास्ट में आईएमडी ने एक सकारात्मक पिक्चर दी थी. The June to September rainfall over the country was likely to be 103% of the long period average, and central India was likely to get above normal rainfall, as was the southern peninsula. जून से सितंबर तक की बारिश पूरे देश में उसकी उसकी संभावना थी कि वो जो लंबे अरसे की जो औसत है उसका 103% रहेगी, और जो जो केंद्रीय भारत है उसके लिए संभावना ये थी कि वो भी उसको भी सामान्य से ऊपर की बारिश मिलेगी, जैसा कि जो दक्षिण पेनिनसुला के मामले में भी था. The monsoon core zone, which consists of most of the rainfed agriculture regions, too is expected to receive above normal rain. मानसून का जो मुख्य जोन है, जिसमें कि ज़्यादातर बारिश के द्वारा पोषित एग्रीकल्चर के क्षेत्र आते हैं, ज़्यादातर उसके बारे में भी अपेक्षा यह है कि वहाँ भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी. In previous years, there has been a pattern of normal and above normal rains being forecast only for them to dry up for large periods in July and August. पिछले सालों में एक पैटर्न ये रहा है कि ये फोरकास्ट किया गया है कि बारिश नॉर्मल रहेगी या अबव नॉर्मल रहेगी, लेकिन वो जुलाई और अगस्त के काफ़ी बड़े बड़े भागों में वो ड्राई अप हो गई थी यानी सूख गई थी.
followed by a sudden surge in September. उसके बाद अचानक एक उछाल आया था सितंबर में. This pattern may help deliver the numbers but is not always beneficial for खरीफ swing. ये जो पैटर्न देखा गया है ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, जिससे जो नंबर्स हम अपेक्षा कर रहे हैं बारिश के लिए वो डिलीवर हो जाए, यानी उतनी बारिश हो जाए जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं. लेकिन ये हमेशा खरीफ के फसल की बुआई के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, फायदेमंद नहीं होगी. The expectations of a good monsoon are premised on the persistence of La Nina, the converse of El Nino, and characterized by a cooling of the Central Pacific waters. अच्छे मानसून की अपेक्षा इस बात पे आधारित होती है कि ला नीना जो इफेक्ट है वो बना हुआ है, जो कि एल नीनो असर के विपरीत होता है, और इसमें इसका लक्षण ये होता है कि सेंट्रल पैसिफिक के वाटर्स जो है वो ठंडे हो जाते हैं. However, the Indian Ocean dipole, another index of significance to the monsoon, is expected to be negative. लेकिन बहरहाल भारतीय सागर का जो डाइपोल एक और वो सूचकांक है, जो कि एक महत्वपूर्ण सूचकांक है मानसून के लिए, उसके बारे में अपेक्षा ये है कि वो नेगेटिव रहेगा. Whether the La Nina can compensate for the dampening of the IOD remains to be seen. क्या ला नीना का जो असर है वो भरपाई कर देगा आईओडी की में जो कमी आ रही है उसके लिए, ये अभी भी देखना बाकी है. Second editorial, designation failure. India must keep gathering evidence and build its case on cross-border terror in global fora. डेजिग्नेट करना मतलब किसी को कोई चिन्ह प्रदान कर देना, चिन्हित कर देना. भारत डेजिग्नेशन का एक फेलियर हुआ है, एक कमी आई है डेजिग्नेशन में, एक कुछ फेल हुआ है डेजिग्नेशन के विषय को लेके. खासतौर पे जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब हम डेजिग्नेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस मुद्दे पर यह आर्टिकल है. भारत के लिए ज़रूरी है कि वो सबूत इकट्ठा करता रहे और अपना केस तैयार करे क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर विश्व के अलग अलग फोरम में या फोरा में, यानी जहाँ पर भी हम अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पे बात अपनी रखने के लिए भारत के लिए ज़रूरी है कि वो सबूत जुटाता रहे. There is a sense of deja vu about China's decision on June 16 to block the UN Security Council designation of Lashkar-e-Taiba Deputy Chief Abdul Rahman Makki as a terrorist, given that Beijing had repeatedly blocked the designation of the Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar until 2019 and other terrorist terror designations prior to that. चाइना ने जो निर्णय लिया है जून 16 को कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लश्कर तायबा को लश्कर तायबा के जो डेप्यूटी चीफ हैं अब्दुल रहमान मक्की, उनको आतंकवादी डेजिग्नेट कर देंगे, चिन्हित कर देंगे, उस निर्णय उस डेजिग्नेशन को, उस चिन्हित करने को चाइना ने ब्लॉक कर दिया है. और इसमें एक हमको डेजा वू की फीलिंग आ रही है, यानी जैसे कोई पहले की घटना हुई हो वो दोबारा हो रही हो. Given that Beijing had repeatedly blocked the designation of Jaish-e-Mohammed, अगर ये बात मद्देनजर रखी जाए कि बेजिंग ने लगातार और बार बार जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को 2019 जब तक नहीं आ गया तब तक उनका आतंकवादी के रूप में उनको चिन्हित करने को ब्लॉक किया था, रोका था, एंड अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस प्रायर टू दैट, और उन्होंने चाइना ने उसके पहले भी दूसरे टेरर के डेजिग्नेशंस जो किए गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उनको भी रोका था. Here too, the pile of evidence against Abdul Makki is considerable. यहाँ पर भी जो ढेरी है सबूत की अब्दुल मक्की के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा है.
that he is part of the command and control of the UNSC designated terror group LET, later renamed as Jamaat ud Dawa, which is also a UN designated terror group, is in no doubt कि अब्दुल मक्की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चिन्हित टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा, जिसका बाद में नाम रख दिया गया जमात उद दावा, उसके कमांड और कंट्रोल के पार्ट हैं। और ये जमात उद दावा जो है, ये यूएन के द्वारा भी चिन्हित किया गया एक टेरर ग्रुप के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है। He was not just a member of the governing body or shura, he served as the head of its foreign relations department and raised funding. वो न केवल यानी वो अब्दुल मक्की न केवल एक सदस्य था गवर्निंग बॉडी का या शूरा का, बल्कि वो उसके फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट का भी हेड था जमात उद दावा के। और उन्होंने पैसे को भी इकट्ठा किया था। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द एलईटी चीफ हफीज सईद फैमिली, ब्रदर इन लॉ। वो लश्कर तैयबा के जो चीफ हैं हफीज सईद, उनके फैमिली का सदस्य भी है, तो उनका वो ब्रदर इन लॉ भी है, यानी साला भी है। द लश्कर तैयबा Jamaat ud Dawa has been prosecuted in India, the United States, and even Pakistan for the 26/11 Mumbai attacks, and Makki was himself tried and sentenced by a Pakistani special court to 9 years imprisonment on terror financing charges, a ruling overturned a year later. लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं भारत में, यूनाइटेड स्टेट्स में और पाकिस्तान में भी 26/11 के मुंबई आक्रमणों के लिए। और मक्की को खुद भी उस पर मुकदमा चलाया गया था और उनको सज़ा दी गई थी एक पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट के द्वारा, जिसमें 9 इयर्स का 9 साल का उनको कैद की सज़ा दी गई थी आतंकवाद को फाइनेंस करने के इल्ज़ाम में। ये एक ऐसी रूलिंग थी जिसे कि 1 साल बाद जो है कैंसिल ओवरटर्न कर दिया गया, यानी कि उलट दिया गया। India wants him for his involvement in attacks over the past 2 decades, including the Red Fort attack in Delhi in 2000, and more recently in attacks on security forces in Jammu and Kashmir. भारत चाहता है कि मक्की उनको मिल जाए, क्योंकि उसका वो शामिल रहा है उन आक्रमणों पे पिछले 2 दशकों के दौरान, जिसमें कि लाल किले पर जो अटैक किया गया था दिल्ली में 2000 में, वो भी शामिल है। और हाल में अगर देखा जाए तो वो उन आक्रमणों में भी शामिल है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए गए जम्मू एंड कश्मीर में। ही इज ऑन इंडियाज UAPA लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड ऑल्सो द यूएसएस स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट विद अ 2 मिलियन रिवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन दैट वुड कन्विक्ट हिम। वो भारत के UAPA के लिस्ट में है, डेजिग्नेटेड चिन्हित टेररिस्ट के। ये हमारा जो एक्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ, उसके अंतर्गत भी वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में है। और यूएस का जो ख़ास तौर पे यूएस के द्वारा भी वो ख़ास तौर पे चिन्हित किया गया है ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में, यानी वैश्विक आतंकवादी के रूप में। और उसके ऊपर 2 मिलियन का रिवार्ड रखा गया है यदि कोई सूचना देगा जिससे कि वो कन्विक्ट हो जाएगा। $2 मिलियन का रिवार्ड रखा गया है। Given what India and the US, which forwarded the proposal to put him on the UNSC's 1267 list of terrorists linked to the Al Qaeda and ISIL, have called overwhelming evidence, New Delhi has termed China's move to place a hold on the process. This could delay it for as much as 6 months as regrettable and extremely unfortunate. अगर ये देखा जाए कि भारत और यूएस जिन्होंने कि फॉरवर्ड किया था ये प्रस्ताव कि मक्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उसमें रख दिया जाए, जो कि ऐसे टेररिस्ट जो कि अलकायदा और आईएसआईएल से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं।
और जिस जिस बात को वो आच्छादित करने देने वाला एविडेंस कहते हैं, तो न्यू नई दिल्ली ने चाइना का ये जो मूव है, इस एविडेंस के मद्देनज़र चाइना के इस मूव को कि वो इस प्रक्रिया को होल्ड पे रख देंगे, उसको डेज़िग्नेट करने की आतंकवाद के रूप में, उसके बारे में ये कहा है कि ये जो जो रोक चाइना ने लगाई है, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, और जिसको कह सकते हैं कि होना नहीं चाहिए था, और खेदजनक है, रिग्रेटेबल है। और चूँकि ये इससे 6 महीने से ज़्यादा का की देरी हो सकती है उनको डेज़िग्नेट करने में आतंकवादी के रूप में। While China's actions may be motivated by growing acrimony with the US and India, जबकि चाइना के जो एक्शंस हैं, हो सकता है उनका मोटिवेशन ये हो, उनको जो मूव करने का जो फोर्स है वो ये हो कि यूएस और भारत यूएस और भारत के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते बढ़ते जा रहे हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द सिचुएशन बियॉन्ड बायलैटरल टेंशंस। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस सिचुएशन को हम विश्लेषण उसका करें आपसी टेंशंस को के पार जाके। That Beijing's last minute hold on Makki's listing came even as the Financial Action Task Force was meeting in Berlin to credit Pakistan's actions on terror financing and begin the process to relieve it from the grey list, pending an on site visit in the next few months, may not be a coincidence. कि बेजिंग का जो आखिरी मिनट पर ये होल्ड लगाया गया मक्की की लिस्टिंग पर, वो तब आया जब जो फाइनेंशियल एक्शन की जो टास्क फोर्स है यूएन की, वो बर्लिन में उसकी मीटिंग हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के जो एक्शंस किए गए पाकिस्तान के द्वारा टेरर फाइनेंसिंग पे, उनको क्रेडिट दिया जा रहा था, और यानी कि जिसके लिए पाकिस्तान को अभी बुरा कहा गया था, वो एक्शन जो था उनका टेरर फाइनेंसिंग का, उसको ख़त्म करके कोशिश ये की जा रही थी कि ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान को हटाने का की प्रक्रिया शुरू की जाए, और उसके लिए उसके पहले एक ऑन साइट विज़िट करना ज़रूरी होगा पाकिस्तान का अगले कुछ महीनों में। वो पेंडिंग रखते हुए ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया ग्रे लिस्ट से हटाने की पाकिस्तान को शुरू कर दी जाए, ये बात डिस्कस हो रही थी इस मीटिंग में। और ये बात जो है एक हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि पाक चाइना ने वही समय चुना कि जब वो मक्की की लिस्टिंग को भी वो आखिरी मिनट पे उन्होंने एक आतंकवादी के रूप में रोक दिया। While China defends its actions on Makki and previous designations that it blocked as technical objections based on procedural loopholes, it is clearly part of a pattern of protecting Pakistan internationally. जबकि चाइना अपने एक्शंस को डिफेंड कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है मक्की के मामले में, और पहले भी जो भी चिन्हित करने को उन्होंने ब्लॉक किया था टेररिस्ट के रूप में, उसको भी वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो तो एक वो सारे सब टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं, तकनीकी ऑब्जेक्शंस हैं, जो कि प्रोसीजर के प्रक्रिया के की कमियों पर आधारित हैं। लेकिन फिर भी ये बात साफ है कि एक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे पाकिस्तान को प्रोटेक्शन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। It is also notable that as a result of China's objections or otherwise, none of the terror designations under UNSC 1267 thus far against LET Commander Zakiur Rahman Lakhvi in 2008, Hafiz Syed in 2009, and Masood Azhar in 2019 actually contains charges against them for any attacks carried out in India. ये बात नोट करने लायक है कि चाइना का जो ऑब्जेक्शन आया है, या कभी जहाँ पर उसका ऑब्जेक्शन नहीं भी आया, कोई भी ऐसे टेरर डेजिग्नेशंस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 लिस्ट के अंतर्गत रखने के थे,
आज तक एलईटी कमांडर, चाहे वो ज़कीर उर रहमान लखवी के का डेजिग्नेशन किया गया हो 2008 में, चाहे वो हफीज़ सईद का डेजिग्नेशन एक टेररिस्ट के रूप में 2009 में किया गया है, या मसूद अज़हर का 2019 में किया गया है, जिस पे चाइना ने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो इनमें से कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन जो है टेररिस्ट के रूप में, इसमें कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं हैं असल में उनके खिलाफ, जहाँ पे जो आक्रमण उनके द्वारा किए गए हों वो भारत में किए गए। Beyond criticism and continued pursuance of the listing, it is necessary for the government to continue to gather evidence and systematically build its case on cross border terrorism on the international stage that cannot be derailed by political or geopolitical considerations. इस आलोचना के पार जाके, और केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, और लगातार इन टेररिस्ट को आतंकवादी के रूप में लिस्ट करने को करते हुए, कंटिन्यू लगातार परस्यू करते हुए, उसका पीछा करते हुए इस मामले का, ये ज़रूरी है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, कि वो सबूत इकट्ठा करता रहे लगातार, और सिस्टमैटिक तरीके से अपना केस बिल्ड करे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे अ, अपना केस बिल्डअप करता रहे, जिससे कि ये जो प्रक्रिया है उसको डिरेल ना किया जा सके, पॉलिटिकल, राजनीतिक या जियो पोलिटिकल सोच विचार के अंतर्गत जो डेजिग्नेशन की प्रक्रिया है ये डिरेल ना हो पाए। इसके लिए भारत को लगातार सबूत जुटाते रहना चाहिए।